बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अपने आज के टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपको कोई रोकने टोकने या फिर डांट डपट करने वाला शख्स जो कि आपकी इस्लाह के लिए की जाए आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जिस बाग का माली ना हो वो बहुत जल्द उजड़ जाता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी नज़र में हमारा बाग स्कूल है और हम इसके माली हैं, लिहाजा हमें अपने बाग को उजड़ने से महफूज रखना चाहिए, जिसके लिए आप सब की इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने टॉपिक टीचर एवेल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन क्या होती है? एजुकेशनल सिस्टम में टाइम टू टाइम लर्निंग प्रोग्रेस का रिव्यू करना एवेल्यूएशन कहलाता है। एवेल्यूएशन हमें बहुत कारआमद फीडबैक मुहैया करता है, जिसे एजुकेशनल प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट करके अपनी लर्निंग प्रोग्रेस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। एवेल्यूएशन को मज़ीद समझाने के लिए मैं एक टर्म का इस्तेमाल करती हूँ जो कि है मेजरमेंट। ये कहना बेजा ना होगा, एजुकेशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन द मेजरमेंट। एवेल्यूएशन करते वक्त अब आपको कैटेगराइज किया जाता है। आया आपकी वर्क एबिलिटी क्या है, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज या फिर बिलो एवरेज। इस कैटेगराइजेशन को ही हम मेजरमेंट ऑफ एवेल्यूएशन कहते हैं। एवेल्यूएशन की ज़रूरत क्यों होती है, एवेल्यूएशन क्यों करना पड़ती है? क्योंकि एवेल्यूएशन करने से हम इस काबिल हो जाते हैं कि अपने प्रीवियस वर्क को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। आफ्टर एवेल्यूएशन करिकुलम डेवलपमेंट में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, इफ़ेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी मज़ीद बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। एवेल्यूएशन को हम दो तरह से देखते हैं। पुअर एवेल्यूएशन। पुअर एवेल्यूएशन जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें अनफेयर जजमेंट की जाती है जो कि हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होती। गुड एवेल्यूएशन। गुड एवेल्यूएशन में फेयर जजमेंट की जाती है जो कि हक़ाइक़ पर मबनी होती है और उसकी बिना पर हम टीचर्स को अपनी स्ट्रेटजीज़ में बेटरमेंट के लिए गाइड कर सकते हैं। एवेल्यूएशन को मज़ीद 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। सेल्फ एवेल्यूएशन, हाउ स्टूडेंट्स एवेल्यूएट द टीचर, एक्सटर्नल एवेल्यूएशन। सेल्फ एवेल्यूएशन को देखते हैं। सेल्फ एवेल्यूएशन में टीचर खुद को एवेल्यूएट करता है। आया आज जो लेक्चर डिलीवर किया गया है मैंने इसके साथ जस्टिफिकेशन की है, मैं बच्चों तक अपना इल्म पहुंचा पाया हूं या नहीं, मैंने बच्चों से फीडबैक लिया है या नहीं, मेरे टॉपिक पर कमांड थी या नहीं, वगैरह। सेल्फ एवेल्यूएशन का जो प्राइमरी पर्पस है वो लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाना है। 3 सवाल जो हर टीचर को खुद से करने चाहिए अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हाउ वेल आर वी डूइंग, हम अपने काम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। हाउ डू वी नो, हम क्या जानते हैं और मज़ीद हमें क्या जानना चाहिए। हाउ कैन वी इम्प्रूव द थिंग्स फर्दर, हम चीज़ों को मज़ीद कैसे बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। जब एक टीचर ये 3 सवाल खुद से करेगा तो वो यकीनन अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को बेहतर से बेहतरीन कर पाएगा। जहां हम टीचर एवेल्यूएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसके साथ साथ सिस्टम एवेल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको SER साइकिल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। SER स्टैंड फॉर सिस्टम एवेल्यूएशन रिपोर्ट। SER cycle is also necessary for the betterment of learners' progress. SER एक इदारे की बेहतर कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो 3 फैक्टर्स पर कंसिस्ट करती है: प्लानिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन। किसी भी अदारे में बच्चों की बेहतर कारकर्दगी के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, दैन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, दैन उसकी एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। जब हम इन
तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारे इदारे के साथ साथ बच्चों की कारकर्दगी में भी बेहतरी आती है। नेक्स्ट वन इज़ टीचर एवेल्यूएशन बाय स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट जो हैं वो टीचर स्टूडेंट से ख़ुद को कैसे एवेल्यूएट करवा सकते हैं या स्टूडेंट टीचर को कैसे एवेल्यूएट करते हैं। इस हवाले से आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि सवालनामा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टीचर सेल्फ एवेल्यूएशन करने के लिए स्टूडेंट्स को सवालनामा देकर उसे हल करवा सकते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन की फॉर्मेशन करें, उसमें क्वेश्चंस को ऐड करें जो आप बच्चों से राय लेना चाहते हैं उस हवाले से, और क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसे इमोजीज से शो किया है। बच्चे अपना जो फीडबैक हैं वो इमोजीज की फॉर्म में देंगे, उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा और हर बच्चा इसको फिल करेगा। अब सवाल आप इसमें कैसे डाल सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? क्या उस्ताद जमात में लेसन प्लानिंग करके आता है? क्या उस्ताद की अपने सब्जेक्ट पर कमांड है? क्या उस्ताद वाइट बोर्ड का प्रॉपर इस्तेमाल करता है? क्या उस्ताद वक्त पर क्लास में पहुंचता है? वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब हम अपनी थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, एक्सटर्नल एवेल्यूएशन। एक्सटर्नल एवेल्यूएशन क्या होती है? एक्सटर्नल एवेल्यूएशन ऐसी एवेल्यूएशन को कहा जाता है जिसमें आपके इदारे के अलावा कोई एक्सटर्नल पर्सन आपकी एवेल्यूएशन करे और एवेल्यूएशन करने के साथ साथ आपकी इस्लाह भी करे। जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सबसे पहला पॉइंट है पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी पर बात की जाए तो टीचर बच्चों की इंस्पिरेशन होता है, सो टीचर को वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। टीचर बच्चों के लिए मोटिवेटर होता है, सो टीचर को मोटिवेटेड, वेल ट्रेंड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं टीचर एक बेहतरीन मैनेजर होता है। एवेल्यूएशन के दौरान सबसे अहम फैक्टर टीचर का टाइम मैनेजमेंट है। आया वो हाज़िरी और लेक्चर के रिगार्डिंग रेगुलर और पंक्चुअल है या नहीं। टीचर को सुबह इन टाइम स्कूल पहुंचना चाहिए और क्लास में भी टाइमली जाना चाहिए। अपने लेसन को प्लान किया होना चाहिए ताकि वो 40 मिनट के लेक्चर को प्रॉपर वे से क्लास में स्पेंड कर सकें। क्लास मैनेजमेंट भी एक बहुत अहम फैक्टर है जिसमें टीचर का स्टूडेंट पर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए, अपने स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट पर मुकम्मल कमांड होनी चाहिए। क्लास डिसिप्लिन का अंदाज़ा स्टूडेंट यूनिफॉर्म प्लस स्टूडेंट बिहेवियर, टीचर का बोर्ड और किताब का इस्तेमाल और क्लास की सफाई की सूरत हाल से बआसानी लगाया जा सकता है। एजुकेशन कैलेंडर आपके क्लासरूम में मौजूद होना चाहिए और इसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। असेसमेंट प्लस टेस्ट नोटबुक्स, तमाम टीचर्स को मंथली असेसमेंट ज़रूर कंडक्ट करवानी चाहिए। टेस्ट नोटबुक मुकम्मल तौर पर चेकड और मुनज़्ज़म होनी चाहिए। नोटबुक्स को प्रॉपरली चेक किया जाना चाहिए। आपको चेकिंग के रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको नोटबुक्स को चेक करना है, जिसमें प्रॉपर पेज प्रेजेंटेशन आपको बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि ड्यूरिंग पेपर प्रेजेंटेशन में बच्चों को कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लास्ट वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत अहम फैक्टर है जो कि टीचर की पर्सनैलिटी को मज़ीद ग्रूम करता है। आप अपने सीनियर्स, कुलीग, स्टूडेंट्स, हत्ता के पेरेंट्स के साथ अपना अंदाज़े गुफ्तगू महज़बाना रखें। आपको उनके साथ महज़ब तरीके से बात करनी चाहिए। टीचर एवेल्यूएशन में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं ये उसके लिए एक परफॉर्मा है कि आप टीचर को किस तरह से एवेल्यूएट करते हैं, और ये आपकी ब्रांचेस में भी मौजूद है। और टीचर को मालूम होना चाहिए कि उसको किस किस कैटेगरी में एवेल्यूएट किया जाता है। पर्पस फॉर टीचिंग एवेल्यूएशन। टीचर एवेल्यूएशन का मकसद क्या है? अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाना और इदारे की बेहतरी के लिए बेहतर फ़ैसले करना। टीचर एवेल्यूएशन में 3 नुकात पर फोकस ज़रूर करना चाहिए। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 रिज़ल्ट एंड नंबर 3 मेथडोलॉजी। वीक टीचिंग की वजूहात क्या हैं? वीक टीचिंग क्यों होती है? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आपसे शेयर करूंगी वो है पुअर लेसन प्लानिंग।
टीचर विदाउट लेसन प्लान जब क्लास में पहुंचेगा तो वो प्रॉपरली अपना लेसन डिलीवर नहीं कर पाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे शेयर करूंगी वो है अनक्लियर लेसन आउटकम्स। जब टीचर को ही अपने लेसन आउटकम्स क्लियर नहीं होंगे तो वो कैसे अपने लेक्चर को प्रॉपरली डिलीवर कर पाएगा। थर्ड वन इज़ वीक क्लासरूम मैनेजमेंट, और क्लासरूम मैनेजमेंट भी आपके सिम्टम्स यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी पे बहुत इम्पेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी टीचिंग वीक कंसीडर की जाती है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर टीचर एवेल्यूएशन। टीचर एवेल्यूएशन के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? टीचर को एवेल्यूएट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है, इसे क्या काम करने चाहिए क्लासरूम में, और टीचर ने और जो काम टीचर ने करने हैं वो कैसे करने हैं, बोर्ड कैसे इस्तेमाल करना है, टीचर के लेक्चर डिलीवर करने का प्रोसीजर क्या होगा, दी हाउ। और जिस शख्स ने टीचर को एवेल्यूएट करना है उसका ट्रेंड होना ज़रूरी है ताकि वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर जजमेंट कर सके कि आया टीचर का काम सही कर रहा है या नहीं, इसके काम में बेहतरी आ रही है या नहीं। हमारा जो टीचर एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है उसके बारे में टीचर को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए ताकि वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ग्रूमिंग करे। फाइनल जजमेंटल प्रोसेस ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। टीचर एवेल्यूएशन सिस्टम। टीचर एवेल्यूएशन सिस्टम दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, व्हाट एंड हाउ। एवेल्यूएटिव क्राइटेरिया क्या है? एवेल्यूएटिव क्राइटेरिया में टीचर ड्रेसिंग, लैंग्वेज, बोर्ड यूजेज, बुक यूजेज एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें आपकी एवेल्यूएटिव क्राइटेरिया में आती हैं। लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, टीचर का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैसा है, गुड है, बैड है, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है। लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को हम जस्ट येस और नो में डिस्क्राइब नहीं कर पाते, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम इसको येस और नो में डिस्क्राइब करें। अगर कोई पर्सन फर्स्ट मंथ में प्रॉपर अपना जो है वो आपने जब उसे एवेल्यूएट किया है तो उसकी वर्किंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में वो खुद को इम्प्रूव कर लेता है, तो अगर हम येस और नो मेंशन करेंगे तो इससे तो क्लैरिटी हो जाती है कि वो काम ही नहीं करता या करता है। इसलिए हमें यहाँ पे रिमार्क्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कैटेगराइज कर सकें कि वो प्रीवियस मंथ में एवरेज था, अब गुड है या आउटस्टैंडिंग है। तो इसलिए हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसको डिस्क्राइब करेंगे वो रिमार्क्स के थ्रू करेंगे। वेटिंग में हमारे पास जो रिमार्क्स हम मेंशन करेंगे उनके मार्क्स होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए गुड के मार्क्स 10 हैं, बैड 5 है, बोर्ड प्रेजेंटेशन 15 है, ताकि जब हम इसकी रिपोर्ट बनाएं तो स्कोर कंबाइनिंग में तमाम वेटिंग का टोटल करके मुकम्मल स्टैंडर्ड रिपोर्ट तैयार की जाए। नाउ हाउ, कैसे, किस तरह से करनी चाहिए, यानी प्रोसीजर, आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, किस तरह से एवेल्यूएशन करनी चाहिए। हमारे पास तरीक़ाकार मौजूद होना चाहिए कि हमने किस बेस और क्राइटेरिया पर एवेल्यूएशन करनी है। टीचर क्या मटेरियल क्लास में इस्तेमाल कर रहा है, कौन से एवियर्स यूज़ कर रहा है, या फिर बर्डनाइज होने की वजह से कोई हेल्पर इस्तेमाल कर रहा है, यानी किसी पर्सन की हेल्प ले रहा है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एवेल्यूएशन। ये मैं काफ़ी डिटेल से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। नंबर 1 स्टूडेंट रेटिंग, कि आपके पास एवेल्यूएशन के ज़राए क्या हैं, आप स्टूडेंट से रेटिंग करवा सकते हैं। पीयर रेटिंग्स, अपने कंपेनियन से रेटिंग करवा सकते हैं। सेल्फ एवेल्यूएशन, अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन कर सकते हैं। वीडियो से आपकी ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। स्टूडेंट इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स मेजरमेंट, टीचिंग पोर्टफोलियोज़ एंड टीचर आर्टिफैक्ट्स, ये तमाम सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम टीचर को एवेल्यूएट कर सकते हैं। जहां हम टीचर को एवेल्यूएट कर रहे हैं इसके साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। एक्सीलेंस इज़ अ जर्नी बट डिसिप्लिन इज़ अ व्हीकल। टीचर एवेल्यूएशन के साथ साथ डिसिप्लिन का होना भी बहुत ज़रूरी है। मुनज़्ज़म असूल एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी को तश्कील देते हैं। इंसान की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ख़यालात का इज़हार मुनज़्ज़म तरीके से करे और एहसासात और जज्बात पर काबू रखे। टीचर्स फॉलो द रूल्स टू मेंटेन द डिसिप्लिन। टीचर्स को कुछ आपके इदारे के कुछ रूल्स हैं जो टीचर्स को फॉलो करने हैं ताकि वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकें। जैसा कि
टीचर्स स्कूल लगने से 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचेंगे और छुट्टी के 15 मिनट बाद स्कूल से जाएंगे। सुबह रजिस्टर पर हाजिरी लगाना और स्कूल टाइम के ख़त्म होने के 15 मिनट बाद जाना होगा। बगैर इतला छुट्टी की इजाज़त ना होगी। छुट्टी के लिए एक दिन कबल दरख्वास्त फॉर्म पुर करना होगा। महीने में एक छुट्टी की इजाज़त होगी। इतला के साथ गैर हाजिरी के पैसे काट लिए जाएंगे। जो शिकायत हो इंचार्ज टीचर के ज़रिए प्रिंसिपल तक पहुंचाई जाए। आधी छुट्टी की इजाज़त नहीं होगी। बगैर इतला के छुट्टी करने पर 2 दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। पूरा माह छुट्टी ना करने की सूरत में 2 दिन की ज़ायद सैलरी दी जाएगी। 1 माह की तनख्वाह जमा रखी जाएगी जो असूल व ज़वाबित के मुताबिक छोड़ने पर वापस कर दी जाएगी। स्कूल में 8 माह मुकम्मल होने की सूरत में ही सालाना इंक्रीमेंट दिया जाएगा। सिवाय ब्रेक के दूसरी टीचर के पास खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल इंतज़ामिया के वक्तन फ़वक्तन बनाए गए तालीमी क़वाइद ज़वाबित ज़ुबानी व तहरीरी किसी शिकायत के सिलसिले में इंतज़ामिया को फ़ौरी बरतरफ़ी का हक़ होगा। बरतरफ़ी की सूरत में तनख्वाह का हिसाब बेबाक होगा। एक दिन में सिर्फ एक टीचर को छुट्टी की इजाज़त होगी। पढ़ाई के वक्त बच्चों पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। स्कूल की हदूद में इखलाकी इस्लामी शायर का पाबंद रहना होगा और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो आपके इंस्टीट्यूट के मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। रजिस्टर का काम हर महीने के आखिरी तारीख को किया जाएगा। इससे पहले इजाज़त ना होगी। बच्चों का नाम दाखिल या खारिज या किसी भी किस्म के रद्दो बदल करने से पहले वाइस प्रिंसिपल को इतला देना होगी। टीचर क्लास में किसी भी किस्म की पार्टी नहीं करेंगे। हफ्ता और इतवार की छुट्टी के बाद पीर की छुट्टी करने पर 3 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। अपने लिबास को हमेशा इस्लामी तालीमात के मुताबिक रखना होगा। इंतज़ामिया के आने पर खड़े होने का असूल लागू होगा। किसी भी रहनुमाई के लिए मैनेजमेंट से रजू करना होगा। ये कुछ जो डिसिप्लिन के रूल थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए जो कि आपके इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट होते हैं और आपको करने भी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन के भी कुछ रूल हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 9 रूल्स हैं सेल्फ डिसिप्लिन के, जिसमें सबसे पहले वाज़े सोच, क्लियर थिंकिंग, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, करेज, हेल्थ कॉन्शियस, हार्ड वर्क, हमेशा सीखते रहना, इस्तकामत, आपके काम में इस्तकामत होनी चाहिए, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। ये सेल्फ डिसिप्लिन के कुछ रूल्स थे जिन्हें 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले टीचर का काम सिर्फ क्लास में जाकर बच्चे को पढ़ा देना नहीं है। जब टीचर क्लास में मौजूद होता है तो वो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होता है। बच्चे अपने पेरेंट्स को इतना फॉलो नहीं करते जितना वो अपने टीचर को फॉलो करते हैं। इसलिए टीचर को चाहिए वो खुद डिसिप्लिन्ड हो। टीचर अगर खुद वेल ड्रेस्ड है, टाइमली क्लास में एंटर होता है और वो बच्चों से झूठ नहीं बोलता, तो इस तरह वो खुद को अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखता है और ख़ुद को डिसिप्लिन रखता है, फिर ही वो एक अच्छा टीचर कहलाता है। टीचर का काम सिर्फ बच्चों को इम्तिहान में पास करवाना नहीं है बल्कि बच्चों को नॉलेजफुल बनाना है और साथ इनकी माशरती लिहाज से तरबियत करना भी है, जिसके लिए टीचर को ये 9 रूल्स फॉलो करना होंगे। सबसे पहले क्लियर थिंकिंग यानी वाज़े सोच। टीचर की अपनी सोच वाज़े होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ और मैंने अपना मकसद किस तरह से अचीव करना है। हमारे अक्सर टीचर्स जो स्टूडेंट्स हैं और चाहते हैं चलो टाइम किलिंग के लिए स्कूल में टीचिंग कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों की क्लियर थिंकिंग नहीं होती। वो टाइम पास करने के लिए जस्ट स्कूल को ज्वाइन करते हैं और बच्चों को सिलेबस पढ़ा देते हैं, पेपर्स की तैयारी करवा देते हैं, लेकिन इनकी ड्रेसिंग, वे ऑफ टॉकिंग, इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक प्रोफेशनल टीचर से मैच नहीं करती। इसलिए एक टीचर को क्लियर इन थिंकिंग होना चाहिए कि वो क्लास में पढ़ाने के लिए आया है, बच्चों की तरबियत के लिए आया है, चाहे वो 4 दिन के लिए आया है या फिर 4 साल के लिए आया है या लाइफ टाइम के लिए आया है, लेकिन
इसको बच्चों की मिसाली तरबियत करना है, जितना वक्त भी अदारे में गुजारना है उसके एक वेल डिसिप्लिन और रोल मॉडल टीचर की हैसियत से रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट वन इज़ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से मुराद ये है कि वो अपने लिए गोल सेट करे, यानी टीचर अपने लिए गोल सेट करे कि उसे बच्चों से क्या आउटपुट लेना है। जो भी बात हो रही है वो टीचर के हवाले से हो रही है, या फिर उसे खुद ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे वो बच्चों से रिलेटिव आउटपुट ले सके। मिसाल के तौर पर ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश टीचर ही स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालेगा। केमिस्ट्री और बायो का टीचर भी मिस्टेक्स निकाल कर करेक्शन करवा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये कंसेप्ट बना हुआ है कि साइंस सब्जेक्ट में स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं निकाली जाती, लेकिन अगर साइंस टीचर भी ये गलती हाईलाइट करेगा तो उसका मतलब ये है कि वो बच्चों की इंग्लिश को बेहतर बना रहा है। तो इसी तरह से तमाम टीचर्स को अपना सबक पढ़ाने के अलावा अपना गोल ज़रूर सेट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सबक पढ़ा देना टीचिंग नहीं है, इससे बहुत आगे टीचिंग है, जैसे बच्चों की तरबियत करना वगैरह एक टीचर के मकासद तालीम में शामिल होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर मैं थोड़ा इसको ब्रीफ कर देती हूँ। अक्सर टीचर क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो 5 मिनट में लेक्चर पढ़ाकर फ्री हो जाते हैं और बाकी वक्त बच्चों को शरारतें करने को मिल जाता है। और बाज़ टीचर टाइम मैनेज इस हवाले से नहीं कर पाते कि उनका लेक्चर गुजर जाता है और वो पढ़ाए चले जा रहे होते हैं और इनको इस बात का एहसास नहीं होता कि वो नेक्स्ट टीचर का टाइम भी ले रहे हैं। इस हवाले से टीचर को टाइम मैनेज करना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि मेरा लेक्चर अगर 40 मिनट का है तो मुझे पहले 5 मिनट बच्चों को प्रीवियस लेसन की रिवीजन के लिए देने चाहिए, फिर अगले 5 मिनट में रैंडमली बच्चों से शॉर्ट आंसर की फॉर्म में सबक सुन ले, ताकि बच्चों को पता हो कि हमारे प्रीवियस लेसन का जायज़ा लिया जाएगा। इसके बाद 15 मिनट का लेक्चर होना चाहिए। फिर जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है 5 मिनट उसकी रिवीजन के लिए बच्चों को दें। अगले 5 मिनट उसी टॉपिक में से बच्चों से चंद सवालात करें। बच्चे उसका जवाब देते हुए अटकेंगे तो टीचर उनकी बात को मुकम्मल करे। क्योंकि वो टॉपिक आज ही पढ़ाया गया है तो बच्चों को अच्छी तरह याद तो नहीं होगा, लेकिन रिस्पॉन्स करने पर बच्चों की हौसला अफजाई भी की जाए ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। और आखिरी के 5 मिनट में बच्चों को डायरी लिखवाई जाए। इस तरह से पूरे 40 मिनट क्लास में टीचर को गुजारने चाहिए और इस तरह क्लास भी डिसिप्लिन रहती है, टीचर भी एक सेल्फ डिसिप्लिन मुकम्मल टीचर के तौर पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ करेज। एक टीचर के अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को फेस कर सके। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने लेक्चर को स्टूडेंट के सामने डिलीवर कर सके, स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ सवालात को फेस करके उनका प्रॉपर वे में जवाब दे सके, बजाय इसके कि बच्चों के सवाल पूछने पर उन्हें डांटना शुरू कर दे या फिर उन्हें बोले कि ये हमारे टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है। इस तरह बच्चे डीमोटिवेट होते हैं और टीचर की वर्थ और रिस्पेक्ट भी कम होती है। टीचर में बच्चों के नेगेटिव रवैये को भी फेस करने का हौसला होना चाहिए। बाज़ औक़ात बच्चे टीचर की पर्सनैलिटी पर कमेंट करते हैं, कोई टीचर लंबा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, तो टीचर फेडअप हो जाता है और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को अपनी मेहनत, अपने इखलाक से इस पर ओवरकम करना चाहिए और अगर वो बच्चों को कोई ऐसी बात करते हुए सुन लेता है तो बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए इसे इग्नोर करे, ना कि बच्चों के साथ बहस करे। नेक्स्ट वन इज़ हार्ड वर्क। हार्ड वर्किंग के हवाले से तो आप सब जानते हैं, टीचर को हार्ड वर्क होना चाहिए और उसे हमेशा हार्ड वर्किंग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हेल्थ कॉन्शियस। टीचर को ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एक मशहूर कहावत है कि एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। अगर टीचर की सेहत ठीक नहीं रहती तो वो बेहतर तरीके से अपना काम नहीं कर सकता
और अक्सर औकात अपनी बीमारी की वजह से छुट्टियों पर भी रहता है। इस तरह उसका काम पीछे रह जाता है, वो बच्चे अपने एजुकेशनल कैलेंडर को फॉलो नहीं कर पाता। इस तरह बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। इसके बरक्स एक सेहतमंद टीचर अपने तमाम काम प्रॉपर टाइम पर कर सकता है, बच्चों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लिहाजा सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि उनसे किसी ने पूछा कि हमें अल्लाह ताला से क्या मांगना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ मांगनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूस लर्निंग। एक टीचर को हमेशा सीखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक टीचर PhD, MPhil या MSc कर लेता है तो वो ये समझे कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, तो मैं बच्चों को अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पर ही पढ़ाऊँगा। तो ये बात गलत है। वक्त के साथ साथ माशरती और साइंसी लिहाज से तब्दीलियाँ आती रहती हैं, लैंग्वेज में बहुत सारी चेंजिंग आती चली जाती हैं, इसलिए टीचर को चाहिए कि वो सीखने के अमल को जारी रखे। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग यहाँ पे कोई पैसों की सेविंग नहीं है। टीचर के लिए सेविंग एंड इन्वेस्टिंग पैसे की नहीं है, इनफैक्ट ये टाइम की सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी टीचर को स्कूल में कोई फ्री लेक्चर मिल गया है तो बजाय इसके वो अपना वक्त ज़ाया करे, बल्कि उस वक्त को पॉजिटिव वे में गुजारे, अपने सिलेबस, लेसन प्लान या फिर बच्चों के लिए अपने लेक्चर के मुताबिक कोई एक्टिविटी बनाने में गुजारें। परसिस्टेंस। टीचर को इस्तकामत पसंद होना चाहिए। किसी काम को करने में कोई कमी रह गई है, जैसा कि बच्चे की तरबियत करने में या इसके सब्जेक्ट में कोई बच्चा वीक है, तो उसे छोड़ दे कि 100 बच्चे हैं, 100 में से 80 पास हो जाएंगे तो 20 नहीं भी होंगे तो मेरा रिज़ल्ट 80% आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचर को परसिस्टेंस होना चाहिए, मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लिहाजा टीचर इन 9 रूल्स पर अमल करता है तो वो एक मुकम्मल सेल्फ डिसिप्लिन टीचर बन सकता है। जबकि वो खुद वेल डिसिप्लिन होगा तो स्टूडेंट उससे मुतासिर होंगे और वो भी वेल डिसिप्लिन होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से 8 एग्जांपल्स हैं डिसिप्लिन के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह से कुछ मिसालों की वजाहत करना चाहूँगी मैं, जैसा कि सुबह जल्दी उठना, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना, रोज़ाना वर्जिश करना, ये सब एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी की मिसालें हैं। आखिर में अपनी बात का इख्तिताम करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि मेरा यकीन है कि हमारे बच्चे हमारा रोशन मुस्तकबिल हैं। इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए मेरी तमाम टीचर से दरख्वास्त है, टीच देम वेल एंड लेट देम लीड द वे। टीचर को स्टूडेंट पर मेहनत करने के साथ साथ इन पर इत्मीनान भी करना चाहिए, कभी भी इन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।